हेलो स्टूडेंट। आज हम नई क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक मतलब इस टॉपिक में जो हम समझने वाले हैं उसका नाम है वैद्युत फ्लक्स। पहले तो हम वैद्युत तो समझ चुके हैं टॉपिक में कि एक आवेश होता है जिसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत प्ररेखाएं निकलती हैं जहां से। आज का जो नया टॉपिक है वो है फ्लक्स के बारे में समझना है और ये भी देखना है कि फ्लक्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होते हैं, और साथ साथ ये भी समझना है कि गॉस की प्रमेय क्या होती है। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने के लिए आप पहले ये समझ लो कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। फाई ई मतलब होता है वैद्युत फ्लक्स होता है, इसका एक फार्मूला दिया जाता है फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर। इस फार्मूले से सभी लोग अवगत होंगे कि फाई ई बराबर क्या होता है, ई डॉट ए होता है। ई क्या होता है इसके बारे में पुराने टॉपिक में या पुराने लेक्चर में आप पढ़े हो कि ई होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ए क्या होता है, ए होता है वैद्युत क्षेत्र। ए वैद्युत क्षेत्र नहीं, ए होता है आपका एरिया होता है। जैसे आप देख रहे होगे एरिया वेक्टर दिख रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई दिख रही होगी और दोनों सदिशों का अदिश गुणन जो है वो अदिश होता है। इसका मतलब ये कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो अदिश होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ये है सदिश, और हमको जो क्षेत्रफल लेना है वो भी सदिश क्षेत्रफल लेना है। हम इस टॉपिक में सिर्फ इतना समझने वाले हैं अभी अभी कि जो क्षेत्रफल है वो सदिश क्षेत्रफल का मतलब क्या है और जो वैद्युत फ्लक्स होता है ये क्या होता है। आप ई के बारे में जान लो। टॉपिक लेते हैं हम लोग क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल का मतलब क्या, या जैसे हम बात करें 2D और 3D में, जैसे ये हो गया x आपका, ये हो गया y और ये हो गया z। ये x, ये y और ये z, तीन अक्ष हो गए, एक हो गया x y और z। इसमें जो हम सरफेस लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि इसके a इतना लिया गया, a x में a y में, तो एक वर्ग बनाया गया। जैसे इतनी दूरी a, ये भी a, मतलब आप देख रहे हो कि जो एक वर्ग या स्क्वायर दिख रहा है इसका क्षेत्रफल जो हो जाएगा, एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अगर हम सदिश वेक्टर या सदिश क्षेत्रफल या वेक्टर एरिया की बात करते हैं तो आप देखो कि जैसी बात करते हैं इसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ में डायरेक्शन होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड होना चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड तो इसका ए स्क्वायर हो गया, लेकिन हम बात करते हैं डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन सिर्फ इतना समझ लीजिए आप लोग कि जो क्षेत्रफल होता है या क्षेत्रफल सदिश होता है उसकी दिशा किसी भी क्षेत्रफल के लंबवत होती है। जैसे कोई भी क्षेत्रफल हो गया, जैसे ए स्क्वायर हो गया या ये सरफेस हो गया, इसमें बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलेगी। कहने का मतलब ये जेड की दिशा में निकलेगी या माइनस जेड की दिशा में निकलेगी। जैसे कोई एक एरिया होता है, कोई एक एरिया काट लेते हैं एक्स वाई समतल में, उसमें जो बल रेखा ये क्षेत्रफल की दिशा होगी या तो वो जेड में जाएगी या फिर वो माइनस जेड में जाएगी। जैसे क्षेत्रफल हो गया, ये आप क्षेत्रफल देख रहे होगे, इसमें जो एरिया होगी वो जेड में होगी। इसका मतलब आप कह सकते हो के कैप इसकी डायरेक्शन होगी, या कह सकते हो दूसरी डायरेक्शन में ए स्क्वायर माइनस के कैप। एक तो या तो इसके पीछे हो सकती है या तो इसके अंदर के तरफ। दूसरा इसका एरिया जो लेते हैं उस एरिया को हम ये ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं ये भी एक प्रकार का वर्ग हो गया और इसमें देखोगे आप देखोगे एक्स और जेड में इस वाले समतल पे रखा गया है। इसका मतलब यह कि जो इसकी दिशा होगी या तो ये ऊपर होगी या फिर वो नीचे होगी। इसका मतलब या तो वो जे कैप में होगी या वो माइनस जे कैप में होगी। इसके लिए इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो भी ए स्क्वायर हो जाएगा और जो डायरेक्शन होगी वो हो जाएगी जे कैप, या फिर कह सकते हो ए स्क्वायर माइनस जे कैप। आप इस दो फिगर में अलग अलग फिगर देख रहे होगे। इसमें जब ये एक्स जेड में हो गया तो दिशा वाई में हो गई, मतलब जे कैप में हो गई। जब ये एक्स वाई में था तो दिशा जेड कैप में थी। और यही बात करते हैं कि अगर ये ना एक्स वाई ना वाई जेड एक्स जेड में होके ये वाई और जेड में रहेगा तो जो इसका सिंबल बनेगा वो ऐसा कुछ होगा। इसका मतलब जो इसकी दिशा है वो आप देख रहे होगे इस प्रकार का शब्द, जैसे ये एक्स वाई हो गया, ये वाई जेड हो गया और ये जेड वाई हो गया। इसमें दिशा इसके परपेंडिकुलर लंबवत जाएगी, तो इसमें जो दिशा होगी वो होगी आई कैप की तरफ होगी, डायरेक्शन आई कैप की तरफ होगी। अगर एरिया हम ए लेते तो हो जाएगा ए स्क्वायर आई कैप, या इसके पीछे की डायरेक्शन में हो जाएगा
ए स्क्वायर माइनस आई। इसका मतलब ये कि जो क्षेत्रफल सदिश या फिर एरिया वेक्टर की बात करते हैं उसमें डायरेक्शन के कैप, जे कैप और आई कैप होगा जो उस सरफेस के या उस पृष्ठ के परपेंडिकुलर होगा। और इससे ये पता चलता है कि एरिया जो है वो यहाँ पर सदिश एरिया है या वेक्टर सदिश है, वेक्टर एरिया है या सदिश क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल सदिश है। तो हम अब शायद इतना तो समझ ही आ गया होगा कि क्षेत्रफल की डायरेक्शन क्या होती है, क्षेत्रफल का मैग्नीट्यूड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर समझना है तो इसका मतलब होता है कि प्लस से चलकर और माइनस पे समाप्त हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लस पे चलता है वो माइनस पर खत्म होता है। इन दोनों के बारे में आप समझ चुके कि क्षेत्रफल की दिशा एरिया के परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ। और हमको जो फ्लक्स समझना है इसमें डायरेक्शन तो समझना नहीं है, इसका एक रीजन ये है कि ये एक अदिश राशि है। एक मिनट, तो हम 2D में समझ गए कि क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है। अगला जो टॉपिक है वो हम समझेंगे 3D में क्षेत्रफल की दिशा क्या होती है। कहने का मतलब जैसे कोई क्यूब हो और उसमें अगर हमको क्षेत्रफल की दिशा समझनी है या एरिया वेक्टर समझना है तो उसमें दिशा क्या होती है। जैसे हम मान लेते हैं हमारे पास एक क्यूब है, ऐसे कोई क्यूब लेते हैं और ये है y और ये इसका x और ये इसका z। इसमें आप देखोगे इसके जो 6 सरफेस है, एक आप देख रहे हो ऊपर है इसका ये एरिया, एक इसके नीचे ये एरिया, एक इधर 3, इधर 4 और ये सामने 5 और पीछे से 6। ऐसे जो 6 पृष्ठ हैं इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इससे निकलेगी लेकिन हमको वैद्युत फ्लक्स निकालना है। वैद्युत फ्लक्स समझने से पहले हम सिर्फ एरिया वेक्टर समझ रहे हैं और इसी पर हम ध्यान देते हैं। वैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर जो एरिया ये देख रहे हो, अगर इस एरिया को हम तोड़ दें तो आप देखोगे जो इसके ऊपर वाला एरिया बनेगा वो ये बनेगा, ये हो गया ऊपर वाला एरिया। अगर नीचे हम तोड़ देंगे इसको तो आप देखोगे उसका जो एरिया बनेगा वो ऐसा बनेगा। जो इसके इधर एरिया बनाएंगे वो एरिया ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा। एक एरिया ऐसे बनाएंगे वो एरिया ऐसे बनेगा। सामने वाला एरिया जो इधर होगा वो ऐसा होगा और इसी के ठीक पीछे एक एरिया ऐसा। ऐसे 6 पे से तोड़ देंगे, अलग अलग तोड़ देंगे। सभी जगह देखिएगा आप, ये 2D में हो गए, ये 2D में, ये 2D में, ये सभी हो गए 2D। 3 डायमेंशन को हमने 2D में तोड़ दिया तो आप देखोगे इस प्रकार के शेप मिलते हैं। और सभी में ये भी देखेंगे या तो ये x में होगा या y में होगा या z में होगा। जिससे अगर एक सरफेस की बात करेंगे तो आपको पिछले तरह जैसे हमने कहा था ये x और z में था तो आपको x z में दिखेगा। इसकी जो एरिया होगी वो तो मैग्नीट्यूड निकाल लोगे आप लोग, तो क्षेत्रफल की दिशा होगी या तो ये होगी या तो इसके अंदर। अगर 3D में समझना है फ्लक्स के लिए तो जो डायरेक्शन लेना होगा हमको बाहर की तरफ लेना है, उसके अंदर की डायरेक्शन नहीं लेना है। इसमें एरिया ऐसे बाहर की तरफ ये हो जाएगी, इसमें डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसमें डायरेक्शन ये हो जाएगी, इसमें इधर हो जाएगी, इसमें पीछे की तरफ हो जाएगा, इसमें सामने, ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। अब आप जैसे ऊपर की बात करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे जे कैप हो गया, राइट साइड आप देख रहे हो तो यहाँ पर हो गया आपका आई कैप हो गया, इधर देखोगे आप लोग माइनस आई कैप हो गया, पीछे देखोगे आप लोग के कैप हो गया माइनस के कैप, सामने देखोगे के कैप, इधर देखोगे माइनस जे कैप या इधर माइनस जे कैप लोगे इधर प्लस जे कैप। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, एरिया हो जाएगा या एरिया वेक्टर हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर आपको ऐसा लगता है यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब जो हमको समझना वो फ्लक्स के बारे में समझना है। ई और ए तो क्लियर हो गया, फ्लक्स क्या होता है। तो फ्लक्स के लिए जो फार्मूला है, एक तो आपको डेफिनेशन ये समझ आ चुकी होगी कि फाई ई इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। ये यहां से आया, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए होता है ई ए कॉस थीटा। तो फाई ई की वैल्यू हो गई ई ए कॉस थीटा। डेफिनेशन में आपको क्या समझना है कि द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों का जो प्रोडक्ट है वो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल का जो गुणनफल है वही वैद्युत फ्लक्स है। एक तो ये क्लियर हो गई आपके फार्मूले से। अगर आपको फील करना है, आप समझना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो जो भी एरिया आपको ये बनाएंगे, जैसे इसमें से कोई एक एरिया लेते हैं, ऐसी कोई एरिया ले लीजिए,
इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें निकल रही है, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, ऐसे ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। आप देखोगे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के नंबर की बात करें जो इसमें बनाई गई हैं, तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो 8 होगी। लेकिन हमको ये समझना है कि अगर फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो आपको समझना होगा कि जो यहाँ पर एक इमेजिनरी पृष्ठ लिया गया, सरफेस लिया गया है, काल्पनिक पृष्ठ लिया गया है, इसके अंदर से कितनी बल रेखाएं निकल रही हैं। सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन इसमें देखोगे कुछ ऊपर है और कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है, इसके अंदर से नहीं जा रही। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर से जा रही है सिर्फ वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा और सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं होंगे, सब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होंगी। तो आप देखोगे इसके अंदर से जा रही 1 2 3 4, तो जो फ्लक्स होगा फाई ई होगा, उसका नंबर होगा 4, तो यही बल रेखाएं हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड दो डेफिनेशन समझोगे, एक तो ये कि दोनों का गुणनफल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है, दूसरी डेफिनेशन आपको फील करने के लिए ये समझ आएगी कि जो आप एक इमेजिनरी फील्ड ले रहे हो इसके अंदर से कितनी बल रेखाएं निकल रही है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। जैसे इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 4 निकल रही है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वो फाई ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी। और जो ई देख रहे हो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 8 लाइन नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 8 है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है 4 है। अब हम आपको ये समझाने चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो किस किस बातों पर डिपेंड करता है। तो अब हम समझाने चल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है। इसकी डिपेंडेंसी समझना है कि फाई ई इज इक्वल टू जो ई ए कॉस थीटा या वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए हमने पढ़ा, उसकी वैल्यू कहाँ कहाँ पर डिपेंड करती है। जैसे अगर हम बात करें कि फाई ई जो होता है, एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा रहेंगी तो वैद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम रहेंगी तो वैद्युत फ्लक्स कम होगा। आगे जो बात करता है आप देखोगे एरिया, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो एरिया पर भी डिपेंड करता है, और ई और ए के बीच का जो कोण है, जो थीटा है, जो प्लेन एंगल है, उस पर ये डिपेंड करता है। कहने का मतलब हमारा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3 बातों पर डिपेंड करता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक एरिया वेक्टर और एक दोनों के बीच का कोण। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझने चल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र पर या इलेक्ट्रिक फील्ड पर कैसे डिपेंड करता है। हमारे पास एक इमेजिनरी या एक काल्पनिक एरिया होता है, काल्पनिक पृष्ठ होता है, जिसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो प्लस से माइनस की तरफ चलती है। तो प्लस से माइनस की तरफ चलती है ऐसे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इसके पास से जाती रहती है। फाई ई की बात कर रहे हैं हम लोग, तो हमने वही जो अभी बताया कि 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रही होगी, और इसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो 4। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र बढ़ने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर बढ़ जाता है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या बढ़ाने से आप देखोगे कि वैद्युत फ्लक्स भी बढ़ जा रहा है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर आप देखोगे कि इसके अंदर से अगर वैद्युत बल रेखाओं की संख्या ज्यादा जा रही है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा हो गया। जैसे भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 4 थी 4 थी, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया वो 8 हो गया। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ गया, क्योंकि अब देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनों की संख्या बढ़ गई जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ गया। दूसरी बात हम करते हैं कि जो एरिया है, जो एरिया यहाँ माना गया है, इस एरिया के बढ़ने से क्या होता है। जैसे ये एरिया ऐसे ही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है, और यहाँ पर हम क्या करें कि इसके एरिया को बढ़ा दें। जैसे ही एरिया को हम बढ़ाते हैं तो आप देखोगे कि यहाँ पर 1 2 और कॉमन हो गए और एक ये 3, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ गया। जैसे हमने इसमें एरिया बढ़ाया तो आप देखोगे यहाँ पर एरिया बढ़ाने से भी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ गया। तीसरा हमने बताया कि यहाँ पर जो कोण थीटा है, इस थीटा के बढ़ने से भी ये बढ़ जाता है। जैसे हम बात करें कि थीटा यहाँ पर कैसे बढ़ेगा, तो ये है एरिया इसका,
इस एरिया में जो इसकी डायरेक्शन है वो ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और यहाँ पर जो कोण है वो है 0। कोण की अलग अलग कंडीशन हो सकती है, या तो कोण 0 अंश हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर हो गई तो आप देखोगे यहाँ पर थीटा जो होता है वो 180 अंश भी हो सकता है, या थीटा अलग अलग हो सकता है। तो हम आपको 3 कंडीशन समझाने चल रहे हैं। इस तीनों कंडीशन में जैसे थीटा जो होता है इसकी हम 3 कंडीशन समझाने चल रहे हैं, और आपको यहाँ से अच्छे से समझ आ जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब बनेगा और ये थीटा पर कब डिपेंड करेगा। जैसे भी ई और ए पर आप लोग समझ चुके कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स बढ़ेगा, एरिया बढ़ जाएगा तो भी फ्लक्स बढ़ जाएगा। अगर इसी का उल्टा ये दोनों कम हो जाते हैं तो फ्लक्स अपने आप कम हो जाएगा। थीटा हम समझने चल रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसे करते हैं। तो थीटा की बात करते हैं, तो थीटा के लिए हम 3 कंडीशन लेते हैं। पहली कंडीशन, एक तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये, यहाँ पर जो थीटा होगा वो होगा 0। दूसरी जगह लेते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, ये सारे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हैं, वैसे ही आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है ऐसे, और जो एरिया है वो एरिया ये, इसकी डायरेक्शन यहाँ है। तो आप देखोगे ई, और यहाँ पर हो गया ए एरिया वेक्टर, और यहाँ पर हो गया, तो ई और ए के बीच का जो कोण बन रहा है, ई और ए के बीच का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है थीटा बराबर 90 अंश। एक तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बन रही है, एक तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री बन रही है। और हम तीसरी जगह लेते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस एरिया वेक्टर, जैसे एरिया वेक्टर ये हो गया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है उसके एक कोण बना के निकल रही है, जैसे मान लीजिए ये वाला कोण, ये थीटा कोण बना के घूम रही है, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गया एरिया वेक्टर, इसके बीच का जो कोण है वो थीटा है, इसकी वैल्यू हमने अभी थीटा मान लिया है। और हम 3 कंडीशन देखेंगे कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगी, सबसे कम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिलेगी, और कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एरिया वेक्टर इसका ए हो गया, कोण की ई हो गया, और ये थीटा होगा 0। फाई ई बराबर हम ई ए कॉस थीटा लेंगे, और कॉस 0 अंश की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो कॉस 0 अंश की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो पाई ई बराबर हो जाएगा ई इंटू ए, तो ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो है वो 0 हो गया, कॉस 0 अंश की वैल्यू होती है 1। सेम इसी का अपोजिट करते हैं, अगर कि एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में ना लेके हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये लेते, तो आप देखोगे ई और ए के बीच का जो कोण है वो है 180 डिग्री। ई इधर ए है, मतलब जैसे ई की डायरेक्शन ये हो गई और ए की डायरेक्शन ये हो गई, आप देखोगे दोनों के बीच का कोण जो हो गया वो हो गया 180 अंश, और cos 180 अंश का मान माइनस होता है, तो फाई ई की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस ऑफ ई ए, ये होगा थीटा 0 और थीटा 180 अंश की वजह से। और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। यहाँ पर आप एरिया देख रहे हो, तो एरिया जैसे ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे इसके सीधे में ऐसे निकल जा रही है या इसके पीछे से निकल जा रही है। आप देखोगे इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं निकल रही है। एक तो वैसे ही समझ सकते हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा। दूसरी कंडीशन में आप समझ सकते हो कि जो ए है और जो ई है इसके बीच का कोण 90 अंश है, और आप सभी लोग को ये पता है अच्छे से cos 90 अंश की वैल्यू 0 होती है, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा उसका मान 0 है। यहाँ पर 0 हो गया, यहाँ पर फाई बराबर ई ए हो गया। और जैसे ही आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड सीधे से हल्का सा तिरछा होगा, जैसे सीधे आ रही थी इलेक्ट्रिक फील्ड तिरछी निकल गई, तो यहाँ पर आप देखोगे थीटा है, और ये थीटा इसी की वजह से ये फार्मूला मिलता है फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। हम कोशिश करते हैं मतलब ये समझते हैं कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि फाई ई की वैल्यू 3 बातों पर अलग अलग डिपेंड करती है। यहाँ पर थीटा की वैल्यू कोई मिलेगी, अलग से आपको निकालना होगा। सबसे ज्यादा फाई बराबर ई ए मिलता है। इसका जो मात्रक हो जाएगा, आप लोग मात्रक की बात कर लेते हैं इसी में, कि न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, क्योंकि ई का मात्रक जो होता है यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो एरिया का वो मीटर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मात्रक होगा यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होगा, डायमेंशन आप लोग निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पर कंप्लीट होता है
और जो अगला टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा गॉस थ्योरम।